अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेटा हम पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने पढ़ लिया था, उसकी रिप्रेजेंटेशन देख ली थी। और लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको कहा था कि कैथोड और एनोड पे क्या प्रोडक्ट आपको मिलेगा। इसका सवाल आता है कि हम फ़लाने इलेक्ट्रोलाइट की फ़लाने मीडियम में फ़लाने इलेक्ट्रोड की मौजूदगी में इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, तो बताओ एनोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पे क्या मिलेगा। जैसे अच्छा, एनोड पे और कैथोड पे क्या मिलेगा, ये जो है 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो इलेक्ट्रोलाइट, सीधा सीधा आपने कौन सा लिया उस पर डिपेंड करता है। दूसरा मीडियम मोल्टेन है या फिर एक्वस है। और तीसरा जो है वो हमने इलेक्ट्रोड्स कौन सी इस्तेमाल की हैं। ठीक है, इन 3 चीज़ों पे जो है ना वो डिपेंड करता है आपका कैथोड और एनोड प्रोडक्ट। ठीक है, और इसको समझने के लिए बेटा आपको पता होनी चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, इसके लिए आपको पता होनी चाहिए बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पहले लिख देता हूं, फिर इससे पता क्या चलता है वो भी बेटा बता दूंगा। सबसे ऊपर इसमें आता है लिथियम, फिर कहीं पे पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। सही है, सबसे पहले ये 6 रिएक्टिव मेटल आते हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी अगर आप देखो बुक में तो हो सकता है एक आध दो आध एलिमेंट आपको और भी दिखे, लेकिन मैं वो एलिमेंट लिख रहा हूँ लिथियम से क्योंकि सीरीज स्टार्ट होती है इसलिए लिथियम लिखा है। बाकी अगर आप देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, इनके ज़्यादातर सॉल्यूशंस हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस कराते हुए। NaCl तो सोडियम का तो बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इन सब को भी अमूमन इस्तेमाल करते हैं। जैसे बैरियम कि आपने ज़िंदगी में कभी बैरियम के सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस मेरे ख्याल में नहीं देखी होगी, नहीं कराई होगी, तो इसलिए उसको मैंने सीरीज़ में इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि वैसी सीरीज़ लंबी उनको भी करते हैं तो और लंबी हो जाएगी। तो ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं ना जो हमारे इस्तेमाल में होंगे वो मैं लिख रहा हूँ। तो आपको सीरीज़ याद ऐसे रखनी है बेटा, शुरू में 6 रिएक्टिव मेटल्स आते हैं। रिएक्टिव मेटल से मुराद एस ब्लॉक के मेटल। हाँ, एल्युमिनियम P में आता है लेकिन होता एस के करीबी है, ग्रुप 3 का एलिमेंट है। तो सबसे पहले बेटा 6 रिएक्टिव मेटल जो है सीरीज में वो आते हैं। उसके बाद 7वें नंबर पे आता है आपका वाटर। सही है, 7वें नंबर पे आपका आता है वाटर। और कौन सा वाटर बेटा? वाटर 2 बार आएगा तो लिख देते हैं वो वाला वाटर जो रिड्यूस होगा। और वाटर रिड्यूस होकर बेटा क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। वाटर की रिडक्शन कराओगे मतलब उसमें से ऑक्सीजन निकालो, रिडक्शन का मतलब तो हाइड्रोजन बचेगी ना। तो 7 ये हो गए। इसके बाद आते हैं बेटा आपके थोड़े से लेस रिएक्टिव मेटल, जिसमें जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, बाकी नीचे जगह ख़त्म हो गई मैं यहाँ लिख रहा हूँ, निकल, टिन, लेड। लेड Pd नहीं होता, Pb होता है। सही है, लेड जो है वो आपका Pb होता है। 7 ये होते हैं। समझे, शुरू में 6 रिएक्टिव मेटल आ गया, एस ब्लॉक के मेटल आ गया, फिर पानी, कौन सा पानी? जो रिड्यूस होगा हाइड्रोजन गैस बनाएगा। उसके बाद बेटा 7 आपके ट्रांजिशन मेटल या फिर P ब्लॉक के मेटल आते हैं जो कि लेस रिएक्टिव होते हैं। जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड। तो यहां तक आपके हो जाएंगे बेटा 14। 14 के बाद याद रखना कहीं पे आता है H पॉजिटिव। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका अपना ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन पोटेंशियल 0 वोल्ट्स होता है, इसको स्टैंडर्ड माना जाता है। ठीक है, इसके बाद बेटा अगर आप आओ तो इसके बाद आपके पास आएंगे, इसके बाद आपके पास आ जाता है लेस रिएक्टिव मेटल, जैसे और मज़ीद लेस रिएक्टिव मेटल, कॉपर, कुछ एनाइंस आ जाते हैं जैसे OH आ गया,
ठीक है, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड भी आता है लेकिन उसको फ़िलहाल हटा ही दो। ठीक है, कितने हो गए यहाँ तक आपके? 19 तक हो गए। फिर आपका कहीं पे आता है NO3, सही है, 20 हो गए। उसके बाद फिर आपका आता है वाटर, और अब की बार कौन सा वाटर आता है बेटा? जो ऑक्सीडाइज होगा, और वाटर ऑक्सीडाइज होके क्या बनाता है? ऑक्सीजन गैस बनाता है, सही है। उसके बाद बेटा एंड में आपके आ जाएंगे Cl, SO4 और F। तो इस तरह के 24 मशहूर व मारूफ एलिमेंट्स जो हैं वो मैंने सीरीज़ में लिख दिए हैं। ठीक है, अब इस सीरीज से पता क्या चलता है उस पर बात कर लेते हैं। इस सीरीज से बेटा पता हम लोग को ये चलता है मेटल्स lying above, कह लो हाइड्रोजन क्योंकि हाइड्रोजन स्टैंडर्ड है, आर हाइड्रोजन के ऊपर बेटा जितने भी मेटल्स आ रहे हैं वो सारे आपके क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो उसका मतलब अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो आपसे मतलब डिफरेंट तरह के सवाल आ सकते हैं। आपसे बोले सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो जो सीरीज में सबसे ऊपर आ रहा है लिथियम, सही है। अच्छा, अब आप एक चीज़ शायद सोच रहे हो, एक चीज़ में कंफ्यूज हो कि लिथियम तो अपने ग्रुप का पहला मेंबर है, इसका साइज़ छोटा होता है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की पावर कम होनी चाहिए ना। पोटेशियम में, सोडियम में इससे ज़्यादा होनी चाहिए, इनको ऊपर आना चाहिए। लेकिन देखो बेटा, ये जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ रहे हैं ना, या हम इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर जब भी डालते हैं तो हम सॉल्यूशन फॉर्म की बात कर रहे हैं, जबकि आयोनाइजेशन एनर्जी की जो बात करते हैं वो वेपर्स फॉर्म में बात करते हैं। वेपर्स फॉर्म में अगर बात करें, गैस फॉर्म में बात करें, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। मगर क्योंकि लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो जब भी इसका सॉल्यूशन बनाया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है। इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है कि वो एनर्जी हम इसका इलेक्ट्रॉन निकालने में आसानी से यूटिलाइज़ कर देते हैं। तो इस वजह से लिथियम का सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान है, इसलिए ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, सॉल्यूशन फॉर्म की बात हो रही है यहाँ पे। वैसे बात करें, एलिमेंटल फॉर्म की बात करें, वेपर फॉर्म में बात करें, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, पोटेशियम का, सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकालना उससे ज़्यादा आसान है। लेकिन ये सॉल्यूशन फॉर्म की बात हो रही है। लिथियम का साइज़ छोटा है, तो साइज़ का हाइड्रेशन एनर्जी के साथ इन्वर्स रिलेशन है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो जब भी इसका सॉल्यूशन बनाते हैं बहुत एनर्जी निकालता है, तो इतनी ज़्यादा एनर्जी निकालता है कि उस एनर्जी को इसका इलेक्ट्रॉन निकालने में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉन निकालना इसका आसान है, इसका मतलब सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, और बेटा ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने बनाई हुई है ना, ये रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से बनाई हुई है। तो ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट है बेटा, उनका मुझे बताओ रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, रिड्यूस नहीं हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह लो हाई होगा या पॉजिटिव होगा, मगर रिडक्शन पोटेंशियल इनका क्या होगा? लो होगा या नेगेटिव होगा। तो आपसे पूछ सकता है हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स आ रहे हैं, या आपको बोले जैसे मिसाल है सोडियम या जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है?
तो कम होता है या फिर नेगेटिव होता है, उस पर टिक करोगे, क्योंकि ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं बेटा, ऊपर वाले जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं, तो इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। और ऑक्सीडेशन बेटा पिछली क्लासेस में आपको बताया था कहाँ पे होती है, एनोड में। तो ऊपर जो आ रहे होंगे वो एनोड के तौर पर एक्ट करते हैं, सही है। जैसे मिसाल आपको बोले कि भाई जिंक और कॉपर का सेल बना रहे हैं, तो एनोड कौन होगा, जिंक, सही है। जो ऊपर आ रहा होगा वो एनोड का काम करेगा। और ऊपर वाले जो है बेटा वो ज़्यादा रिएक्टिव भी होते हैं, यानी आपने एक चीज़ सुनी होगी, पढ़ी होगी, देखी होगी, जिंक कॉपर को उसके सोल्यूशन में से हटा सकता, कॉपर जिंक को उसके सोल्यूशन में से नहीं हटा सकता, क्योंकि जिंक ऊपर आ रहा है, ज़्यादा रिएक्टिव है। कॉपर को हटा सकता, कॉपर जिंक को नहीं हटा सकता। इसी तरह आपने पढ़ा होगा, सेकेंड ईयर में आप पढ़े होगे कि जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, मगर कॉपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड से करता है। क्यों? क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, सीरीज़ में ऊपर आ रहा है, तो डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्शन कर जाएगा। समझ रहे हो? तो मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से बेतहाशा चीज़ें पता चलती हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें आइंस को, सब्सटेंसेस को उनके रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से अरेंज किया गया। जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है या नेगेटिव है वो ऊपर आ रहे हैं, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है या पॉजिटिव है वो नीचे आ रहे हैं। तो इससे सब्सटेंस की ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत, उसकी रिड्यूसिंग पावर, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एनोड या कैथोड है, रिएक्टिविटी, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। इसी तरह मेटल जो नीचे आ रहे होंगे, H पॉजिटिव के जो नीचे आ रहे होंगे बेटा वो उल्टा कर दो, रिड्यूस होने की पावर उनमें ज़्यादा होगी, यानी वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ठीक है। खुद रिड्यूस हो रहे हैं इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, ठीक है। ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो बेटा इनका, रिड्यूस हो रहे हैं तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होगा या पॉजिटिव में होगा, ठीक है। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इनका कम होगा। कैथोड, क्योंकि इनमें रिडक्शन हो रही है तो कैथोड के तौर पर एक्ट करते हैं और कम रिएक्टिव होते हैं ऊपर वालों के मुकाबले में, ठीक है। तो ये बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की एप्लीकेशंस है, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से पता चलती हैं। अब खैर चलते हैं अपने असल काम की तरफ। वो क्या था, वो ये था कि अगर आपको बोले हम NaCl मोल्टेन की इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स की मौजूदगी में, यानी इनर्ट इलेक्ट्रोड की मौजूदगी में। प्लेटिनम आप देख लो तो सीरीज़ में आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो ज़रूरी नहीं प्लेटिनम हो, कोई और भी इनर्ट इलेक्ट्रोड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एनोड पे जाने के लिए कितने उम्मीदवार हैं और कैथोड पे जाने के लिए कितने उम्मीदवार हैं? देखो एनोड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव होती है, पिछली क्लास में देखा था, तो इसमें नेगेटिव आइन जाएगा। कैथोड पॉजिटिव प्लेट होती है, नेगेटिव प्लेट होती है, तो इसमें पॉजिटिव आइन जाएगा। और NaCl मोल्टेन है तो मतलब सिर्फ NaCl ही है, पानी वगैरह नहीं है, तो
एक एक उम्मीदवार ही एनोड कैथोड पे जाने के लिए, और इलेक्ट्रोड भी अब की बार इनर्ट है। मैंने कहा था ना 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा, एनोड और कैथोड पे क्या मिलेगा, 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोलाइट पे, उसके मीडियम पे, इलेक्ट्रोड पे। इलेक्ट्रोलाइट NaCl है, मोल्टेन है, इसका मतलब पानी वगैरह नहीं है, कुछ और नहीं है, और इलेक्ट्रोड्स प्लेटिनम की हैं, इसका मतलब इनर्ट है। तो इसका मतलब एनोड पे जाने के लिए सिर्फ एक ही उम्मीदवार है Cl, तो जाहिर सी बात है जब ये अकेला है, कोई और शामिल नहीं है, तो यही ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन गैस बनाएगा, और कैथोड पे सोडियम के आयन सी जाके रिड्यूस होकर सोडियम मेटल बनाएंगे। तो आपसे बोले NaCl मोल्टेन की इलेक्ट्रोलिसिस कराएं, तो एनोड पे क्या मिलता है, आप बोलोगे क्लोरीन। कैथोड पे क्या मिलता है, तो आप बोलोगे सोडियम। सही है, ये तो बहुत आसान कंडीशन है। जैसे डाउन सेल में आप कराते हो, यही तो करते हो, NaCl मोल्टेन की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो, तो एनोड पे क्लोरीन और कैथोड पे सोडियम मिलता है, कुछ और तो है ही नहीं, तो किसी और के मिलने के चांसेस ही नहीं है। अगर आप सोडियम सल्फेट ले लो एक्वस, और वही प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स को इस्तेमाल करो, अब देखो एनोड और कैथोड, एनोड पे जाने के लिए कितने उम्मीदवार है बेटा, एनोड पॉजिटिव प्लेट है तो सल्फेट नेगेटिव, और अब की बार पानी भी शामिल है, एक्वस है ना, पानी भी आ रहा है। अच्छा पानी क्या नहीं लिखा, पानी को पानी लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ भी मैंने पानी ही लिखा है, यहाँ भी पानी लिखा है और यहाँ भी मैंने पानी लिखा है, ठीक है। तो पानी ही लिख रहे हैं। और कैथोड पे जाने के लिए बेटा कितने उम्मीदवार है, कैथोड नेगेटिव प्लेट है तो सोडियम का पॉजिटिव आइन जाएगा और पानी भी जाएगा, ठीक है। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज सुन लो, वो क्या, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बेटा जब एनोड पे जाने के लिए ज्यादा उम्मीदवार होंगे तो एनोड पे आपको मिलेगा कौन, एनोड पे आपको वो मिलेगा बेटा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। मैंने कहा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने अरेंज किया हुआ रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, तो एनोड पे वो जाएगा बेटा जिसमें ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत ज़्यादा हो, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑब्वियसली ज़्यादा हो, यानी उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कम। सवाल ये रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा सीरीज जो बनाई है वो रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से ही बनाई है, सीरीज में उनके रिडक्शन पोटेंशियल रखे हैं, अरेंज जो किया वो रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से किया है, जो ऊपर आ रहे हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, नेगेटिव होता है, जो नीचे आ रहे हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम बात करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से। तो एनोड पे क्योंकि ऑक्सीडेशन होती है तो एनोड पे वो जाएगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, या आसान अल्फाज में कह लो जो सीरीज में ऊपर की तरफ आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरह कैथोड पे बेटा आपको वो मिलेगा, कैथोड पे होती है रिडक्शन, तो कैथोड पे वो मिलेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, सही है। तो ये दो बातें भी आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सही है। जब एक से ज़्यादा उम्मीदवार हों एनोड पे जाने के लिए, अब जगह एक ही की है, सिर्फ एक ही ऑक्सीडाइज हो सकता है, समझ लो आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट टेस्ट दोगे, सीट्स लिमिटेड हैं, सबका एडमिशन नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर एनोड पे जाने के लिए एक से ज़्यादा उम्मीदवार हैं, ऑक्सीडाइज सिर्फ एक होगा, कौन ऑक्सीडाइज होगा, जिसमें ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत ज़्यादा हो, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो, यानी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो, यानी जो सीरीज में ऊपर आ रहा हो, ठीक है। कैथोड पे आपको वो मिलेगा बेटा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, जिसमें रिड्यूस होने की सलाहियत ज़्यादा हो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो, यानी जो सीरीज में नीचे आ रहा हो, ठीक है। तो एनोड पे दो उम्मीदवार हैं, सल्फेट और वाटर, कौन मिलेगा, मैंने कहा जो सीरीज में ऊपर आ रहा होगा। तो देखो बेटा वाटर कौन सा, ये रहा। अच्छा वाटर कौन सा देखोगी, एनोड पे भेज रहे हैं तो एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, तो आप कौन सा वाला वाटर देखोगे बेटा, वाला वाटर देखोगे जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये वाला वाटर आपने देखना है। और सल्फेट
सल्फेट कहाँ है बेटा, ये रहा। तो ये रहा सल्फेट और ये रहा वाटर। पहले कौन आ रहा है, ये पूरी एक ही सीरीज है, मेरे पास नीचे जगह कम थी तो मैंने 3 कॉलम इसके बना दिए। वाटर पहले आ रहा है, सल्फेट बाद में आ रहा है। तो मैंने कहा एनोड पे वो ऑक्सीडाइज होगा जो पहले आ रहा है। पहले कौन आ रहा है, वाटर। वाटर ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है बेटा, ऑक्सीजन गैस बनाता है। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट एक्वस की इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो एनोड पे आपको वाटर ऑक्सीजन मिल जाएगी। इसी तरह कैथोड पे क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव और वाटर। और कैथोड पे वो मिलता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, यानी जो सीरीज में नीचे आ रहा होता है। ये रहा सोडियम, ये रहा वाटर। वाटर कौन सा देखोगे बेटा, कैथोड की बात कर रहे हैं, कैथोड पे होती है रिडक्शन, तो वाटर कौन सा वाला देखोगे, जो रिड्यूस हो रहा है। तो ये रहा सोडियम, ये रहा वाटर, नीचे कौन आ रहा है, वाटर। तो कैथोड पे कौन रिड्यूस होगा बेटा, वाटर। और वाटर रिड्यूस होकर क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट एक्वस की इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो बेटा एनोड पे ऑक्सीजन और कैथोड पे हाइड्रोजन मिलेगी आपको। आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, एक्वस प्लेटिनम की मौजूदगी में एनोड पे क्या मिलेगा और कैथोड पे क्या मिलेगा, इसको देखते हैं। एनोड पे जानी, एनोड पॉजिटिव प्लेट है तो सल्फेट के नेगेटिव आइन जाएंगे और वाटर, एक्वस है तो वाटर भी जाएगा। कैथोड पॉजिटिव प्लेट है, सॉरी कैथोड नेगेटिव प्लेट है तो कॉपर जाएगा और वाटर जाएगा। एनोड पे कौन मिलेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, यानी जो सीरीज में ऊपर आ रहा होगा। कितने उम्मीदवार हैं, सल्फेट है और वाटर है। ये रहा सल्फेट, ये रहा वाटर। ऑक्सीडाइज वाला वाटर देखोगे क्योंकि एनोड की बात कर रहे हैं, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। पहले कौन आ रहा है, वाटर। तो एनोड पे वाटर ही ऑक्सीडाइज होके ऑक्सीजन गैस बनाएगा। कैथोड पे कौन मिलता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, यानी जो सीरीज में नीचे आता है। उम्मीदवार कितने हैं, उम्मीदवार कितने हैं, कॉपर है और वाटर है। कहाँ गया कॉपर, ये रहा, और ये रहा वाटर। कौन सा वाटर देखोगे, जो रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस बना रहा है, उस वाटर को देखोगे। सही है। तो देखो बेटा नीचे कौन आ रहा है, कॉपर आ रहा है। तो कैथोड पे आपको क्या मिलेगा, कॉपर के आइंस रिड्यूस होकर कॉपर बनाएंगे। तो कॉपर सल्फेट एक्वस की जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की मौजूदगी में, तो आपको एनोड पे ऑक्सीजन और कैथोड पे कॉपर मिलता है। इसी तरह अगर आप कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे कॉपर इलेक्ट्रोड को इस्तेमाल करते हुए, तो एनोड पे कितने उम्मीदवार हैं जाने के लिए और कैथोड पे कितने उम्मीदवार हैं जाने के लिए। एनोड बेटा पॉजिटिव प्लेट है तो सल्फेट, वाटर और खुद कॉपर। अब की बार बेटा कॉपर एनोड जो है और कैथोड जो है वो कॉपर का बना हुआ है, तो कॉपर खुद भी तो सीरीज में आता है, तो ये खुद भी तो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने की दौड़ में शामिल है। इससे पहले जितनी भी एग्जाम्पल है उसमें हम प्लेटिनम ले रहे थे। प्लेटिनम देखो इस सीरीज में नहीं आ रहा, इसका मतलब उसको ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने का शौक नहीं है, वो इनर्ट है। यही वजह है कि अक्सर उसको हम
कैटलिस्ट वगैरह के तौर पर भी डालते हैं, इनर्ट होता है वो, सही है, रिएक्शन वगैरह में हिस्सा नहीं लेता, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने की ख्वाहिश उसके अंदर नहीं होती, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोड आपकी इनर्ट थी सारी। मगर यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रोड ली है अब की बार वो रिएक्टिव है, कॉपर है, तो वो खुद भी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने की रेस में शामिल है, तो वो खुद भी एनोड पे और कैथोड पे आएगी। तो अब एनोड पे 3 उम्मीदवार है, सल्फेट, वाटर, कॉपर। मिलेगा कौन? जो सीरीज में ऊपर आ रहा होगा, सल्फेट, वाटर, कॉपर, सल्फेट, वाटर, कॉपर, सबसे ऊपर कौन आ रहा है? कॉपर। तो एनोड पे कौन ऑक्सीडाइज होगा? कॉपर। कॉपर ऑक्सीडाइज होकर कॉपर के आयंस बनाएगा, ठीक है। कैथोड पे कितने उम्मीदवार हैं? कैथोड नेगेटिव प्लेट है तो कॉपर और वाटर, और कैथोड खुद किसकी बनी हुई है? कॉपर की, मगर कॉपर एक बार लिख चुका हूँ, दोबारा क्यों लिखूँ? एक बार लिख दिया ना कॉपर बस, तो दोबारा क्यों लिख रहे हो? एनोड कैथोड दोनों कॉपर की हैं, तो कैथोड में भी कॉपर आएगा, एनोड में भी कॉपर आएगा। तो एनोड में इनमें कॉपर मौजूद नहीं था तो मैंने एनोड पे लिख दिया कॉपर, मगर यहाँ पे ऑलरेडी कॉपर आ रहा है ना, तो फिर से कॉपर लिखने की क्या ज़रूरत है? 2 बार थोड़ी वो पार्टिसिपेट कर सकता है। आप लोग टेस्ट के लिए एक ही बार पार्टिसिपेट करोगे ना, 2 बार थोड़ी पार्टिसिपेट कर सकते हो, सही है। तो एक बार लिख दिया कॉपर, दोबारा लिखने की क्या ज़रूरत है? तो कॉपर है और वाटर है। कैथोड पे कौन मिलता है? जो सीरीज में नीचे आ रहा होता है, कॉपर है, वाटर है। वाटर रिडक्शन वाला देखोगे क्योंकि कैथोड की बात कर रहा हूँ। नीचे कौन आ रहा है बेटा? कॉपर। तो कैथोड पे आपको कौन पहले जाएगा? कॉपर के आयंस कैथोड पे जाएंगे और रिड्यूस होकर कॉपर बनाएंगे। जाना पहचाना सा लग रहा है कुछ प्रोसेस आपको? रिफाइनिंग ऑफ कॉपर का प्रोसेस होता ही है, अगर आपको याद हो 9th में आपने ब्लिस्टर कॉपर की रिफाइनिंग पढ़ी होगी, और सेकेंड ईयर में भी आप पढ़ी होगी या पढ़ोगे अभी कॉपर की रिफाइनिंग। उसमें यही तो करते हैं, कैथोड एनोड दोनों कॉपर की बना देते हैं। इम्प्योर कॉपर को, जिसे हम ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं, उसको एनोड बनाते हैं, और प्योर कॉपर को कैथोड बनाते हैं। तो एनोड पे कॉपर है और बाकी चीज़ें, निकलता कॉपर है। क्यों निकलता है? उस वक्त तो शायद हमने रट्टा मारा हो, अब शायद समझ में आ गया हो, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडाइज होने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें शामिल हैं। मगर होगा कौन? होगा कौन? जो सीरीज में ऊपर की तरफ आ रहा होगा, सीरीज में सबसे ऊपर आता है कॉपर। तो इसी वजह से जब हम कॉपर की रिफाइनिंग कराते हैं तो हम कॉपर का सोल्यूशन लेते हैं और एनोड को जो है वो इम्प्योर कॉपर बनाते हैं, यानी कॉपर भी है उसमें, इम्प्योरिटीज़ भी है और पानी भी है, सल्फेट भी है। ऑक्सीडाइज कौन हो पाता है? कॉपर। मतलब उसमें से कॉपर ऑक्सीडाइज होकर निकलता है। क्यों निकलता है? अब ये बात समझ में आई? ये कहानी होती है उसके पीछे पूरी। और कॉपर के आयंस ही कैथोड पे जाके डिपॉजिट होते हैं। यही होता था, एनोड से कॉपर निकलता है और कॉपर पे जाके डिपॉजिट, कैथोड पे जाके डिपॉजिट होता है। तो कैथोड पे कॉपर ही क्यों डिपॉजिट हो रहा है? रीज़न समझ में आ रहा है? क्योंकि वो सीरीज में नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये कहानी होती है। तो कॉपर की जब हम रिफाइनिंग या एल्युमिनियम की हम रिफाइनिंग कराते हैं तो इसी तरह से कराते हैं। किसी भी मेटल की रिफाइनिंग करनी हो, उसकी इम्प्योर फॉर्म को एनोड बना दो तो वहाँ से आयंस की शक्ल में निकलेगा, क्योंकि वो ही ऑक्सीडाइज हो पाएगा, ठीक है। और कैथोड पे जाके डिपॉजिट होगा, रिड्यूस होगा, सही है। और एक बार जब अलग अलग टेस्ट हुआ करते थे मेडिकल के, तो एक बार सिंध के टेस्ट में सवाल आया था कि कौन सा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, यानी ना बढ़ती है ना कम होती है। तो इसी में, क्यों? इलेक्ट्रोलाइट पे तो कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा ना। इलेक्ट्रोलाइट जो आपका कॉपर, सल्फेट और पानी जो आयंस में टूटा हुआ है, उस पर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। एनोड पे से कॉपर के आयंस निकल रहे हैं और वही जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट में जो कॉपर सल्फेट है वो वापस मिल जाएंगे और जो पानी है वो वापस मिल जाएगा। तो ना उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी ना कम होगी। जबकि इसमें अगर आप देखो
तो कंसंट्रेशन पे फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ से आपका वाटर ऑक्सीडाइज होके ऑक्सीजन बना रहा है और कॉपर रिड्यूस होके कॉपर क्या रिड्यूस होके कॉपर बना रहा है। यहाँ से बचेंगे वाटर के पॉजिटिव आयन और वहाँ से बचेंगे सल्फेट के नेगेटिव आयन, तो वो मिलके H2SO4 बनाएंगे। तो H2SO4 की प्रोडक्शन होगी, तो उसका मतलब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, ऑब्वियसली उसकी pH चेंज हो जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता। एनोड पे से कॉपर निकल रहा है और वही कॉपर जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट जो आपका कॉपर सल्फेट और H पॉजिटिव वो H नेगेटिव आइंस में टूटा था वो दोबारा मिल जाएगा, तो उसकी कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक आध एग्जाम्पल और देख लो। NaCl एक्वस प्लैटिनम, ठीक है। एनोड कैथोड, एनोड पे जाने के लिए कितने उम्मीदवार, एनोड पॉजिटिव प्लेट है तो क्लोरीन और वाटर, इलेक्ट्रोड प्लैटिनम की है मतलब इनर्ट। अच्छा ज़रूरी नहीं प्लैटिनम हो, कुछ और भी हो सकती है, जैसे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपको पता है शामिल नहीं है सीरीज में, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सही है। तो कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोड आप रख दो, और लेकिन अगर रिएक्टिव है तो फिर उसको भी शामिल करना पड़ेगा, जैसे यहाँ हमने किया इसको। कैथोड नेगेटिव प्लेट है तो इस पे जाने के लिए दो उम्मीदवार हैं, सोडियम और वाटर, ठीक है। एनोड पे कौन मिलेगा बेटा, जो सीरीज में ऊपर आ रहा होगा, क्लोरीन और वाटर। ये रहा क्लोरीन, ये रहा वाटर, ऊपर आता है वाटर, तो एनोड पे आपको वाटर ऑक्सीडाइज होके ऑक्सीजन गैस बनाएगा, जबकि कैथोड पे सोडियम है और वाटर है। कौन मिलेगा, जो सीरीज में नीचे आ रहा होगा। ये रहा सोडियम, ये रहा वाटर, नीचे कौन आता है, वाटर, तो कैथोड पे वाटर रिड्यूस होकर बेटा हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, हम नेल्सन सेल या कास्टर-केल्नर सेल में क्या पढ़ते हैं, उसमें हम NaCl एक्वस ही तो लेते हैं, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस तो कराते हैं, तो हमें एनोड पे क्या मिलता है, क्लोरीन मिलती है। अगर आपको याद हो, नेल्सन सेल कास्टर-केल्नर सेल क्लोरीन बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमें एनोड पे क्या मिलती है, क्लोरीन मिलती है। तो वो कब होता है, वो बेटा उस वक्त होता है, यहाँ पे बेटा हमने जो NaCl का सॉल्यूशन इस्तेमाल किया ना, वो डाइल्यूट इस्तेमाल किया है। वहाँ पे अगर आपको याद हो, नेल्सन या कास्टर सेल में जो हम एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो वहाँ पे हम NaCl का डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं, ब्राइन लेते हैं। अगर आपको याद हो, ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। ब्राइन क्या है, NaCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, NaCl का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें NaCl की कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो, या सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो NaCl का, मैक्सिमम जितना NaCl डिजॉल्व हो सकता है कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड ब्राइन, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन NaCl का। तो वहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेटेड NaCl लेते हैं, तो इसमें आ जाती है थोड़ी सी एक्सेप्शन के तौर पर, इसको याद रखना, क्योंकि हमारे कोर्स में शामिल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको एक्सेप्शन करके याद रखना। एनोड कैथोड, एनोड पे जाने के लिए बेटा कितने उम्मीदवार हैं, वही Cl नेगेटिव और वाटर, और कैथोड पे जाने के लिए Na पॉजिटिव और वाटर, ठीक है। अब एनोड पे कौन मिलेगा, जो सीरीज में पहले आ रहा होगा, तो ये रहा वाटर और ये रहा Cl। पहले वाटर आता है तो अमूमन आपको वाटर मिलना चाहिए, मगर एक तो ये देखो इन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, वाटर के जस्ट नीचे क्लोरीन है, तो एक तो इनके पोटेंशियल में इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है,
दूसरा, अगर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है NaCl का, ब्राइन है, तो उसमें Cl नेगेटिव की कंसेंट्रेशन क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। पहले डाइल्यूट सोल्यूशन था तो Cl नेगेटिव की कंसेंट्रेशन क्या थी, कम थी। अब कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है तो Cl नेगेटिव की कंसेंट्रेशन बेटा क्या है, ज़्यादा है। तो अगर Cl नेगेटिव की कंसेंट्रेशन बेटा ज़्यादा हो तो खुद सोचो, वाटर से पहले Cl के आयंस एनोड पे चले जाएंगे। तो मिसाल के तौर पर दो स्टूडेंट्स हैं, इसका मेरिट ज़्यादा है, उसका मेरिट कम है, लेकिन जस्ट उसके बाद आ रहा है, लेकिन उसकी सोर्स है, तो किसका एडमिशन होने के चांसेस ज़्यादा है, जाहिर है सोर्स वाले के ना, क्योंकि एक तो मेरिट में इतना खास, वो भी बच्चा मेहनती है, लेकिन ये कि उसको थोड़े से ताल्लुकात भी हैं। इसका मेरिट नंबर उससे ज़्यादा था, लेकिन जस्ट एक नंबर ही ऊपर था, लेकिन इसकी सोर्स नहीं थी, तो इसलिए एनोड पे आपको कौन मिलेगा, क्लोरीन। तो ये बेटा एक्सेप्शन करके याद रखना कि अगर आपके पास NaCl का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, सही है, NaCl का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बेटा अगर आपके पास होगा तो एनोड पे वाटर की जगह क्लोरीन ऑक्सीडाइज होगा, क्लोरीन के आयंस ऑक्सीडाइज होंगे, एनोड पे आपको क्लोरीन मिलेगा। कैथोड पे सेम रहेगा। तो नेल्सन और कास्नल केल्नर सेल बेटा अगर आप याद करो, तीन चीज़ें आपको मिलती हैं, एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे मिलती है, एनोड पे मिलती है क्लोरीन, एनोड पे मिली क्लोरीन, कैथोड पे मिलती है हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ से बचे सोडियम के आइंस और वहाँ से बचे वाटर के नेगेटिव आइंस यानी OH आइंस, तो Na और OH मिलके NaOH बना देंगे। तो तीन चीज़ें मिल गई, कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे क्लोरीन और NaCl में से बचे Na के पॉजिटिव आइन और एक्वस था तो पानी के बचे OH नेगेटिव आइन, मिलके NaOH बना देंगे। तो इस तरह जब हम सैचुरेटेड सोल्यूशन लेते हैं ब्राइन का, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लेते हैं ब्राइन का, तो हमें ये तीन चीज़ें मिलती हैं और इस तरीके से मिलती हैं। ठीक है, तो ये सवाल बेटा NED में भी एक बार आया था कि एक्वस NaCl की अच्छा एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस बोले तो मतलब अंडरस्टूड है कि ब्राइन की करा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड की करा रहे हैं, डाइल्यूट होगा तो मेंशन करेगा, और डाइल्यूट हमारे कोर्स में है नहीं, तो आप कॉन्सेंट्रेटेड ही अमूमन पूछा जाएगा। तो आपसे पूछा गया था कि NaCl एक्वस या ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे, कैथोड पे क्या मिलेगा, तो अक्सर बच्चे सोडियम पे टिक कर देते हैं, गलत हो जाता है, सोडियम नहीं मिलता, सोडियम से पहले वाटर पहुंच जाता है, वाटर के पॉजिटिव आइन पहुंच जाता है और वो रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस बना देते हैं। सोडियम सोल्यूशन में ही रह जाता है, OH नेगेटिव के साथ मिलकर NaOH बनाता है, सही है। तो इस चीज़ को सेट कर लेना। हाँ, अगर मोल्टेन NaCl होता तो फिर तो वाटर है ही नहीं, फिर तो आपको कैथोड पे सोडियम ही मिलेगा, लेकिन अगर ब्राइन को आप इस्तेमाल कर रहे हो, एक्वस NaCl को इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर कैथोड पे मिलने वाली हाइड्रोजन गैस होगी, सोडियम नहीं होगा। तो NED में जो सवाल आया था कैथोड पे क्या मिलता है, तो उसका आंसर होगा हाइड्रोजन गैस, सोडियम नहीं होगा। अक्सर बच्चे सोडियम पे टिक करते हैं, गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये बेटा हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस वीडियो में एंड किया। नेक्स्ट वीडियो में गैल्वानिक सेल के ऊपर बात करेंगे। तो फिलहाल इस लेक्चर को, इस वीडियो में ही पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।